और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। डोडा जिले के भलेसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 घरों में आग लगी है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। दाड़की इलाके की यह घटना बताई जाती है। इससे पहले भी हमने आपको इस खबर के बारे में बताया था कि डोडा जिले के भलेसा में 3 घर में आग लग गई और तीनों घर जलकर एक तरह से राख हो गए। लाखों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। धड़की इलाके की घटना बताई जाती है और आग कितनी भयानक थी, कितनी खतरनाक थी, तस्वीरों के जरिए इसे समझा जा सकता है कि आग की जो लपटें थी वो आसमान छू रही थी और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। डोडा जिले के भलेसा में ये हादसा पेश आया, जहां आग लगने से 3 मकान जलकर खाक हो गए हैं। लाखों रुपयों का इसमें नुकसान बताया जाता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लाखों रुपयों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। 3 घरों में यह आग लगी थी, लेकिन मकामी लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी ढड़काई बी में रोड होती, शायद ही ये जो इस वक्त हादसा पेश आया ये नहीं आ सकता था। और लिहाजा हम गरीब आदमी हैं और हमारे इस वक्त भी रोड नहीं है। 21वीं सदी में भी हमारे साथ सुकैली माँ जैसा सलूक गवर्नमेंट बरत रही है और हमें पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम गंदो से, डीसी डोडा से पुरजो मतलब उम्मीद है कि वो किसी रेड क्रॉस से और किसी तरह से हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिवाय अल्लाह ताला की मदद के कुछ नहीं रहा। जो भी था मकान में खाकसार हो गया, जल गया। शुक्रिया। मैं ढड़काई के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने जानी नुकसान कुछ नहीं होने दिया। यहाँ माल, इंसान और माल जो थे वो बच के, बाकी कोई भी चीज जो है वो बाकी इस मकान की नहीं। 3 डेरे थे, इसमें 3 भाई राज पचीर थे इसमें, और इसके आसपास में 6 रहायशी मकान जो थे वो बचा लिए गए। लिहाजा मेरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी रोड जो, अगर रोड यहाँ होती, अगर यहाँ फायर ब्रिगेडर आता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। भलेस इलाका में सबसे दूर दराज इस वक्त अगर रोड से महरूम है तो हमारे लोग 100% एसटी पॉपुलेशन है। इसलिए 21वीं सदी में हमें इनसे हमारे साथ इतना बड़ा इम्तियाज है। हमारी 800 मीटर रोड है, 2004 में उसका प्रोजेक्ट बना है, लेकिन वो 800 मीटर कटाई की PMGSY की वो भी अभी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का उधमपुर दौरा और आज दौरे का दूसरा दिन है। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों से बातचीत करेंगी। उधमपुर के चिनैनी में लोगों से बातचीत करेंगी। केंद्र सरकार की योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराएंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का उधमपुर का आज दौरे का दूसरा दिन है। कल से दौरा शुरू हुआ है और आज इस दौरे का दूसरा और अहम दिन है। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों से स्मृति ईरानी मुलाकात करेंगी। उधमपुर के चिनैनी में लोगों से बातचीत भी करेंगी और केंद्र सरकार की योजनाओं से के बारे में लोगों को बताएंगी। डेवलपमेंट की जो स्कीम है केंद्र सरकार की, उसके बारे में लोगों को अवगत कराएंगी। आगे बढ़ेंगे। पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। G20 की बैठक से पहले सतर्कता बढ़ा दी गई है। चौक चौराहों पर लगाए गए हैं CCTV कैमरे। जिले में 24 घंटे चौकसी बरती जा रही है। तो G20 की बैठक से पहले पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जिले में 24 घंटे चौकसी बरती जा रही है। जो गाड़ियां हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों में बैठे लोगों की तलाशी ली जा रही है और इसके अलावा CCTV कैमरे से भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पुंछ क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, यहां से अक्सर ड्रोन या फिर घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान के नापाक हरकत अंजाम पाकिस्तान न देने पाए, इसी वजह से पुंछ के बॉर्डर एरियाज में भी लगातार चौकसी बढ़ाई गई है। पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। G20 की बैठक से पहले ये सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जिले में 24 घंटे चौकसी बरती जा रही है।
कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाली G20 बैठक को लेकर यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं सरहदी जिला पुंछ में भी जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है और पुंछ शहर की तरफ आने वाले सभी नाकों पर और चौक चौराहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस, SOG और CRP के जवान जो है तैनात हैं और आने वाली गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी जांच की जाती है और जांच के बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर यहाँ कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि जहाँ पर काफ़ी जो है जो थ्रेट्स हैं इस G20 को लेकर और पुंछ के अंदर विशेष करके जो नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ इलाका है वहाँ पर जो है काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के और बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा बल जो है दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो है सुरक्षा को देखते हुए कई चौक चौराहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जहाँ पर कैमरों से भी नजर रखी जा रही है ताकि आतंकी अपनी किसी नापाक हरकत को अंजाम ना दे सकें, क्योंकि आतंकियों की मंशा है कि G20 बैठक को जो है किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ISI की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए और जो G20 बैठक है उससे पहले किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी भी फैलाई जाए। लेकिन पुंछ के अंदर सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं और आतंकियों की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोई चौक चौराहा जो है ऐसा नहीं है जिसको जहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त ना हो और इसके साथ ही जो नियंत्रण रेखा से जुटे इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान और गश्त की जा रही है ताकि G20 बैठक के पहले और बाद में जो है यहाँ पर अमन चैन बना रहे। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा के न्योते पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें परमाणु और इसके अलावा आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य और इसके अलावा विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा डिजिटीकरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी की G7 शिखर सम्मेलन के इतर दूसरे बड़े नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी के और भी कई कार्यक्रम इस दौरे पर रहेंगे। तो G7 की अहम बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। हालांकि 3 देशों का यह दौरा पीएम मोदी का है, जहां पर कई लीडरों से उनकी मुलाकात होगी और कई अहम प्रोग्रामों में पीएम मोदी शामिल होंगे। और इस दौरे पर और बातचीत करने के लिए सीधे हम हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, पीएम मोदी का 3 देशों का यह दौरा है, इस दौरे की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू, जाहिर तौर पर यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई बड़ी बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे और वहीं साथ ही साथ बायलैटरल मीटिंग्स के लिए भी पीएम मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी इस दौरान तय है। आपको बता दें कि इसमें अगर हम बात करें, अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं हिरोशिमा जापान के लिए और अगले 7 घंटों तक वो ये फ्लाइट में रहेंगे। उसके बाद वो आज लोकल टाइम 8 बजे के हिसाब से रात को 8 बजे वहां पर पहुंचेंगे। तो जो मुख्य कार्यक्रम हो कल सुबह से शुरू होगा। आपको याद दिला दें कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने अपना पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब यह तय किया गया है कि जो क्वाड की बैठक होगी, यानी 4 उन कंट्रीज की बैठक होगी जो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। ये बैठक पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक जो है कल होगी जापान के हिरोशिमा में। सबसे दिन की शुरुआत इसी बैठक से होगी। उसके बाद जो G7 बैठक है जिसमें 7 बड़ी कंट्रीज शिरकत करेंगे, उसमें जो भारत है वो एक इन्वाइटेड कंट्री के तौर पर इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी बीच अगले 2 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री की करीब 5 बायलैटरल मीटिंग्स है, 5 उनके द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री,
जिसमें ऋषि सुनक जो यूके के प्रधानमंत्री हैं और वहीं साथ ही साथ जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रों, उनके साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। साथ ही साथ कोरिया और वियतनाम के साथ भी उनकी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। उसके बाद वो पपुआ न्यू गिनी जाएंगे। उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां पर भी इनका स्टेट विजिट होगा। तो जाहिर तौर पर इस पे काफी ज्यादा फोकस द्विपक्षीय संबंधों पर रहेगा, बायलैटरल टाइज पर रहेगा। और वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो है उनका दौरे के दौरान वो जो भारतीय समुदाय वहां पर ऑस्ट्रेलिया में रहता है उनको एड्रेस भी करेंगे मंगलवार के दिन। तो कुल मिला के ये दौरा एक्शन पैक्ड है। कई बड़ी बैठकें इसमें होने वाली हैं, कई द्विपक्षीय बैठकें इसमें होने वाली हैं और कई बड़े अहम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। आपको ये भी याद दिला दे कि ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं, जो वहां पर खालिस्तानी जो या ये एलिमेंट्स हैं, वो लगातार वहां पर हिंसा करते आ रहे हैं, टारगेट करते आ रहे हैं। चाहे मंदिरों की बात करें, इंडियन कम्युनिटी की बात करें, तो ये एक ऐसा मुद्दा है, माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे को फिर से एक बार उठाएगा और ऑस्ट्रेलिया से कहेगा कि ऐसे एलिमेंट्स को छूट नहीं मिलनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि इस दौरे में G7 बैठक भी होने वाली और इसके अलावा क्वाड की भी बैठक होने वाली थी, जो एक तरह से कैंसिल हो गई और जो बाइडेन भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी ये दौरा एक तरह से रद्द कर दिया है अमेरिका के हालात को देखते हुए। G7 की अगर बात की जाए, भारत के लिए ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द किया है, लेकिन वो हिरोशिमा जा रहे हैं और हालांकि हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। और जो क्वाड की बैठक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, अब वो बैठक हिरोशिमा में ही होगी, क्योंकि सभी जो क्वाड कंट्री जो मेंबरान इन क्वाड के हैं वो मौजूद रहेंगे हिरोशिमा में। तो कल पहली जो बैठक होगी वो क्वाड की ही होने वाली है। दूसरी अहम बात, जो G7 है वो एक पावरफुल ग्रुपिंग है 7 कंट्रीज का, 7 बड़ी कंट्रीज का दुनिया की। और भारत पिछली बार भी इन्वाइटेड था, भारत इस बार भी इन्वाइटेड है, क्योंकि भारत की एक इंपॉर्टेंट वॉइस है। भारत डेवलपिंग कंट्रीज की एक बहुत बड़ी ग्लोबल साउथ की इसको वॉइस कहा जाता है। तो जाहिर तौर पर भारत की प्रेजेंस ही वहां पर यह बताती है कि भारत की इंपॉर्टेंस G7 कंट्रीज के लिए कितनी है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी G7 कंट्रीज की बैठक में इन्वाइटेड थे, वहां पे वो उन्होंने शिरकत की थी। इस बार भी माना जा रहा है कि जो अहम मुद्दे होंगे, करीब 3 सेशन जिसके होने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं उस पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि 5 बड़ी बायलैटरल मीटिंग्स उनकी वहां पर होने वाली हैं। और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर क्वाड की मीटिंग के बाद जो महात्मा गांधी का जो स्टैच्यू है उसका अनावरण भी हिरोशिमा में करने वाले हैं। ये पहली बार वहां पर हो रहा है। आपको याद दिलाते हैं कि हिरोशिमा वही शहर है जापान का जहां पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग वहां पे हुई थी। आज वही जो है वो शांति का एक सेंटर बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और जो तमाम लीडर वहां पे हैं वो वहां पर जाकर जो पीस मेमोरियल है वहां पर वो जाके श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और वहीं साथ ही साथ जो अहम मुद्दे, जो चैलेंजिंग मुद्दे आज की तारीख में है, उन तमाम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत ने बीते कुछ सालों में अपनी विदेश नीति के जरिए यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी अन्य देश के दबाव में ना आते हुए और अपने हितों को ऊपर रखते हुए ही कोई रुख अपनाएगा। तो भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव है। देखिए, 2014 के बाद से हमने देखा है कि जो विदेश नीति है, हालांकि विदेश नीति कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ पहलुओं पर भारत का फोकस बड़ा है, जिसमें खासतौर से हमने देखा है कि जो नेबरहुड हमारा है उसमें कैसे रिश्ते हमारे मजबूत हों, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे हमारे संबंध जो हैं वो म्यूचुअल एग्जिस्टेंस पे हो, और वहीं साथ ही साथ जो कंसर्न्स भारत के हैं उसको कैसे मजबूती के साथ उन देशों के साथ उठाया जाए। हम जैसे हमने आपको बताया कि खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर मंदिरों पे हमला किया गया, वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी पे हमला किया गया। तो ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर भारत ने लगातार इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलिया के साथ उठाया है। तो इस बार भी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कंसर्न है भारत के लिए, तो इसको फिर से एक बार उठाया जाएगा। कल भी विदेश सचिव विनय क्वात्रा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये वो मुद्दा है कि जो दोनों कंट्रीज के जो कम्युनिटीज हैं उनकी सेफ्टी एक प्राइम कंसर्न है। तो जाहिर तौर पर हम मुद्दा उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। उससे हम उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में
भारत और यूके के संबंध भी मजबूत होंगे, लेकिन जो कंसर्न भारत के हैं उनको जाहिर तौर पर उस पर रेज किया जाएगा। और वहीं जो रिश्ते कैसे मजबूत हों, रिश्ते कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आज की तारीख में भारत एक मजबूत कंट्री है, हर कोई भारत को सुनना चाहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को ये जो दौरा है, इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य देशों के साथ में और भी मजबूत होंगे। तो जाहिर तौर पर यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना दौरा रद्द कर दिया है, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा कायम है। वो अगले 5-6 दिनों के लिए वो विदेश दौरे पर रहेंगे और उन देशों के साथ जो वहां पर मौजूद होंगे, जिनके लीडर वहां पर मौजूद होंगे, उनसे वो मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इन 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे, लेकिन इसमें पापुआ न्यू गिनी का जो दौरा है ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब कुछ करते हैं तो अलग हटके करते हैं और वो भारत के पहले पीएम है जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर जा रहे हैं। देखिए, पापुआ न्यू गिनी बहुत छोटी कंट्री है और लेकिन ये इसके महत्व से कम नहीं हो जाता। ये उस रीजन में ट्रेड जो रूट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जो ओशियाना कंट्रीज हैं उनके साथ में रिश्ते कैसे मजबूत हो, क्योंकि देखिए भारत लगातार ये कहता रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसका सीधा असर उन कंट्रीज पर हो रहा है जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, यानी कि उन कंट्रीज में जो कि डेवलपिंग है। तो भारत ने अभी इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल साउथ के नाम से एक कॉन्फ्रेंस भी की थी ताकि उन देशों की जो आवाज है वो दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि वो मैटर करती है। और वही साथ ही साथ भारत लगातार ये भी इस दिशा में कदम उठा रहा है कि किस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को एक परमानेंट सीट मिले। तो माना जा रहा है कि इसमें सिर्फ एक नहीं, इसमें कई देशों की भारत को समर्थन चाहिए होगा। तो ऐसे में वो कंट्रीज इसमें काफी महत्वपूर्ण रहती हैं कि उनका वोट भी महत्वपूर्ण रहता है। तो जाहिर तौर पर भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि वो सभी कंट्रीज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत की जो पोजीशन है उसको मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले भी आगे रखते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे पर भी पपुआ न्यू गिनी में जो वो जाते हैं तो उनकी जो मुलाकातें होंगी उससे जो भारत के जो कंसर्न्स हैं, भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीली बातचीत करने के लिए और इस पूरे दौरे पर तफसील से रोशनी डालने के लिए। के बाद इस वक्त बारामूला से बड़ी खबर आ रही है जहां पर नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। प्रतिबंधित पदार्थ भी इसके पास से जब्त किया गया और इस पर केस दर्ज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। प्रतिबंधित पदार्थ भी जब्त किया गया है और केस दर्ज किया गया है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं इस नशा तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है और इसके पास से प्रतिबंधित जो पदार्थ है वो भी जब्त किया गया है। रूटीन नाका चेकिंग के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से नशा पदार्थ भी जब्त किया गया है। तो लगातार पुलिस जो अपनी बेदारी मुहिम चला रही है, पुलिस जो शिकंजा कस रही है नशे के खिलाफ, ऐसे में लगातार जो नशा तस्कर हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बारामूला में एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसकी तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से नशा पदार्थ भी जब्त किया गया है और पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आज एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जिसमें यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री समेत मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही सेब बागवानों की समस्या पर मंथन किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस मोहन लाल ब्रगटा भी शिरकत करेंगे। तो शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आज एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है जिसमें यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। साथ ही सेब बागवानों की समस्याओं पर मंथन भी किया जाएगा। तो शिमला की जब बात होती है तो यहाँ के सेब उद्योग पर जरूर बात होती है
और सेब उद्योग से जुड़े हुए बागबानों के बहुत से मसले हैं, इनके बहुत से इश्यूज हैं। हमने जब हिमाचल चुनाव हो रहा था उस वक्त भी देखा था कि एक बड़ा मुद्दा बागबानों का था और कांग्रेस ने उस वक्त भी कहा था कि सरकार में आएंगे तो बागबानों के जो मुद्दे हैं उन पर एक तरह से काम किया जाएगा। तो शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आज एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही सेब बागबानों की समस्याओं पर मंथन भी किया जाएगा। हम आपको बताते चले कि इस कॉन्क्लेव में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा भी शिरकत करेंगे और बागवानों के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आज एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। बागवानों के जो मसले हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उन मुद्दों पर, उन इश्यूज पर आज इसमें बातचीत की जाएगी। खुद स्टेट के जो बागवानी मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, वो इसमें शिरकत करेंगे। सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और बागबानों के जो इश्यूज हैं उसे सुनेंगे और उसे हल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बागबानों के कई बड़े मसले हैं, चाहे वो यूनिवर्सल कार्टन की बात की जाए या वजन के हिसाब से सेब की बिक्री की बात की जाए, और इसके अलावा सेब को स्टोर करने का एक बड़ा मसला है, या बागबानों को उनकी फसल की जो आमदनी है। इस तरह के बहुत से मसले हैं जिस पर आज की इस मीटिंग में बातचीत होगी, क्योंकि खुद इस कॉन्क्लेव में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी शामिल होंगे और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा भी शिरकत करेंगे। तो शिमला और इससे जुड़े हुए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बागबानों की एक बड़ी तादाद रहती है। चुनाव में भी ये मसला काफी अहम रहा था। तो शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आज एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शिमला का सेब दुनिया भर में जाता है, इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ऐसे में बागवानों के जो मसले हैं, जो इश्यूज हैं, उन पर आज इस कॉन्क्लेव में बातचीत होगी, क्योंकि चलिए आज इस कॉन्क्लेव पर और बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आज शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ की बहुत अहम कॉन्क्लेव एप्पल कॉन्क्लेव होने जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें बागवानों के, खासतौर से सेब बागवानों के जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अबू, और इसमें बागवानी मंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं वो मौजूद रहेंगे और अन्य संबंधित अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से बागवानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके। फिर चाहे जो लागत मूल्य है उसको घटाने की बात हो या फिर मार्केट में जो उचित दाम मिलने की बात हो। यूनिवर्सल कार्टन का इशू पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। अगर सेब से संबंधित बागवानों की हम चर्चा करें तो इसमें यूनिवर्सल कार्टन को एक्सेप्ट किया जाए, नहीं किया जाए, पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, किस प्रकार से अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं और पूरे प्रदेश में लागू करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा और नुकसान किसानों को, बागवानों को होगा, ये विषय इसके ऊपर चर्चा होगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से हम कह सकते हैं लगातार गत्ते के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके बाद फिर पेटी के दाम, सेब की पेटी के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रे के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिक्कतों का सामना बागवानों को करना पड़ रहा है। लागत मूल्य अधिक हो रहा है, एकदम से जो प्राइस हाई हो रही है, कॉस्ट हाई हो रही है और सरकार के ऊपर भी इन चीज़ों का लगातार दबाव बन रहा है। क्योंकि बागवानों के दबाव के बाद पिछली बार हमने देखा पूर्व सरकार ने स्टेट जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया। उसके बाद सेंट्रल जीएसटी को कम करने की मांग की गई और स्टेट जीएसटी को और कम करने की मांग की गई है। हालांकि फिर सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि 12% से ऊपर जो भी स्टेट जीएसटी होगा वो सरकार खुद वहन करेगी। लेकिन ये तमाम इश्यूज़ हैं कि किस प्रकार से लागत को कम किया जाए ताकि अगर मार्केट में बम्पर फसल होने के कारण या सही पैदावार नहीं होने के कारण उचित मूल्य नहीं भी मिलता है तो
जो भी किसान बागवानों को अधिक नुकसान ना हो। अब इसके ऊपर एक लंबी चर्चा और सार्थक चर्चा होने की आज उम्मीद है। इसके अलावा मार्केट प्राइसेस को लेकर लंबी डिस्कशन चली है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ये वायदा भी किया था कि मूल्य निर्धारण में किसानों का योगदान होगा और किसान बागवान तय करेंगे कि कितना दाम सेब का होना चाहिए मार्केट में। हालांकि इसके बाद फिर जगत सिंह नेगी का बयान आया है कि ये मार्केट की प्रोसेस है और बागवानों का, किसानों का अधिक इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो पाएगा। उन्होंने जब विरोध हुआ तो अपना बयान वापस भी लिया था। उसके ऊपर भी चर्चा होने की उम्मीद है कि किस प्रकार से व्यापारियों की और आढ़तियों की ठगी से बागवानों को बचाया जा सके, क्या कुछ नई चीज़ें की जा सकती हैं, कि नए नियमों को लागू किया जा सकता है। और बागवान एक बात लगातार कर रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी सेब के ऊपर है उसको बढ़ाया जाए। हालांकि 50 रुपए किलो से नीचे की जो इंपोर्ट ड्यूटी है सेब के ऊपर वो उसको सरकार ने फिक्स कर दिया है, बढ़ा दिया है। 50 रुपए किलो से नीचे वाला सेब नहीं आएगा देश में। लेकिन फिर भी जो मांग बागवानों की है वो यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी को 100% किया जाए या फिर बढ़ाया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के और देश के अलग अलग कोनों में जहां सेब होते हैं उनको मार्केट में सही प्राइसेस मिल सके, मार्केट डाउन ना हो। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जो आज चर्चा होने की उम्मीद है और सार्थक चर्चा की उम्मीद है, क्योंकि बागवान बड़ी संख्या में इस कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। सरकार के पक्ष से भी सरकार के मंत्री हैं, सरकार के अधिकारी रहने वाले हैं। और फिर क्या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, किस दिशा में आगे बढ़ा जाता है, ये देखना होगा। और फिर क्या कब तक स्टेट गवर्नमेंट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है जो आज की डिस्कशन के बाद तय होंगे, ये भी देखना रहेगा। हालांकि अलग अलग पक्ष होते हैं इस प्रकार की कॉन्क्लेव में और एक सहमति बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के बागवानों की अलग अलग राय होती है। किलो के हिसाब से अगर हम बात करें, लंबे समय से हिमाचल में जिक्र हो रहा है कि किलो के हिसाब से सेब बेचे जाएं, खुले में सेब बेचे जाएं। तो ऐसे में शिमला ज़िला और आसपास के बागवान मना कर रहे हैं और आपत्ति जता रहे हैं कि किलो के हिसाब से नहीं, पेटी में जिस प्रकार से पारंपरिक रूप से सेब बेचे जा रहे हैं वैसे ही बेचे जाएं। और अगर कुल्लू ज़िला और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ किलो के हिसाब से सेब मार्केट में बेचे जाते हैं। तो रीजन वाइज भी अलग अलग विचार किसानों के हैं, मार्केट के भी और पैदावार को लेकर भी, काटन को लेकर भी, और बड़े और छोटे किसानों में भी काफ़ी अलग अलग, क्योंकि हित अलग रहते हैं। बड़े किसान अगर सस्ते में भी, बागवान सस्ते में भी सेब बेच देता है तब भी अधिक फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटा बागवान 500 पेटी से कम जिनकी पेटी होती है उनको फिर नुकसान होता है। 100 पेटी 200 पेटी वाले वो चाहते हैं कि उनको उनकी फसल के सही दाम मिल सके, ताकि छोटी कम पैदावार में भी एक आर्थिकी सही हो सके और पूरे वर्ष भर, क्योंकि डिपेंडेंसी बागवानों की रहती है इस प्रकार की नकदी फसलों के ऊपर। बिल्कुल राजेंद्र, यानी जो बागवान है उनके बहुत से इश्यूज हैं जिस पर आज इस कॉन्क्लेव में बातचीत होगी। राजेंद्र, आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त भी बागवानों और खासतौर से सेब जो बागवान थे उनका एक बड़ा इशू था, और चुनाव के वक्त भी शिमला और उसके आसपास के जो कई डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर सेब की पैदावार ज्यादा होती है, तो उन्होंने भी अपने इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया था। और उस वक्त भी कांग्रेस ने कई वादे किए थे, चुनावी वादा बाकायदा बागवानों से किया गया था। तो अब जब कांग्रेस की सरकार है तो जो बागवानों के इश्यूज हैं उन्हें सरकार हल करने की कोशिश करेगी, क्या कुछ इस तरह का भी इशारा मिल पा रहा है? बिल्कुल अबू, सही कहा आपने। दरअसल पिछली बार जब मूल्य का जिक्र आया था, जब बागवानों ने आवाज़ उठाई थी कि मार्केट में सेब के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो तत्कालीन बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा था कि हमें लागत मूल्यों को कम करना होगा। और लागत मूल्यों को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जो पैकेजिंग कॉस्ट सेब की है उसको सबसे पहले डिक्रीज़ किया जाए, और जिस गत्ता और पेटी जो इन्वॉल्वमेंट, एक बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है सेब की पैकेजिंग में, उसको अगर हम हटा देते हैं, ग्रेडिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें होती हैं, अगर उस कॉस्ट को हम हटा देते हैं तो एक बड़ा आर्थिक लाभ बागवानों के पक्ष में जाएगा। और इसलिए खुले में मार्केट में सेब बेचने पड़ेंगे, सब्जी मंडी में खुले में सेब बेचने पड़ेंगे, क्रेट में जिसको हम कहते हैं, क्रेट में सेब बेचने पड़ेंगे, जिस प्रकार सब्जियां बेची जाती हैं। तो उसके ऊपर बागवानों ने बड़ी आपत्ति जताई थी और विरोध बागवानी मंत्री का हुआ था। सरकार को खामियाजा उसका भुगतना पड़ा था। शिमला जिला में सिर्फ एक सीट भाजपा को आई थी। एक बड़ा इशू ये बन गया था चुनावों के समय, और उसी समय कांग्रेस ने अपनी गारंटी दी थी कि बागवान मार्केट में मूल्य तय करेंगे सेब का।
ये बात कांग्रेस की गारंटी में मेंशन की गई थी। अब ये देखना होगा कि क्या उस गारंटी को कांग्रेस पूरा कर पाती है। आज कॉन्क्लेव है, डिस्कशन है, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या रोल बागवानों का मार्केट में रहेगा, क्योंकि अगर व्यापारी बाहर से आते हैं, बुलाए जाते हैं, बड़ी संख्या में व्यापारी आते हैं, तो फिर वो कैसे डिस्कस करेंगे बागवानों के साथ मूल्य निर्धारण के ऊपर। ग्रेडिंग सेब की होती है, अलग अलग ABC अलग अलग ग्रेड में सेब होते हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से किस ग्रेड का मूल्य निर्धारण होगा, ये तमाम इश्यूज हैं। काफ़ी पेचीदा ये मामला रहेगा, इतनी आसानी नहीं रहेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, आड़ती हैं या बागवान हैं, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे में सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही सरकार को निर्णय होगा। तो बिल्कुल आज के इस एप्पल कॉन्क्लेव से जी क्या कुछ निकल कर सामने आता है राजेंद्र, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपके पास दोबारा आएंगे जब ये कॉन्क्लेव शुरू होगा, तो उस वक्त इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का क्या कुछ है और बागवानों के जो मांगे हैं या उनके जो इश्यूज हैं वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से बातचीत करने के लिए राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। धर्मशाला में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला जाएगा। 2023 के IPL सीजन 16 का ये 66वां मैच है और ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। स्टेडियम की क्षमता 20 से 22 हजार की है, लेकिन हाल ही में 17 मई को हुए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में स्टेडियम के दर्शक दीर्घा एक तरह से फुल हो गई थी और लोग कुर्सियों के अलावा स्टैंडिंग में भी मैच देखते नजर आए थे। ऐसे में आज भी स्टेडियम के फुल रहने की उम्मीद है। तो राजस्थान रॉयल्स टीम के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कहा कि पंजाब किंग्स टीम के साथ होने वाले मुकाबले में उन्हें अपनी टीम के खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने ये अंतिम मैच है, इसलिए उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इस मैच को अपने हाथों से न जाने दें। संदीप शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती की भी तारीफ की। Go and express yourself. I feel in this season we played some really good cricket. The matter was in some games we couldn't hold the crucial moments and we ended up at wrong side. But I'm pretty sure this ground and this venue gonna suit us a lot. तो हिमाचल के धर्मशाला में आज फिर एक और अहम मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पंजाब 11 और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान आज का IPL का मैच होगा। 66वां मुकाबला है, क्योंकि अब आखिरी कुछ मैच बचे हैं IPL के। ऐसे में काफी उत्साह लोगों में और दर्शकों में देखने को मिल रहा है। इससे पहले 17 तारीख को जो मुकाबला धर्मशाला में हुआ था, उसमें बड़ी तादाद में दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे और उन्होंने इस मैच का लुत्फ लिया था। और आज फिर धर्मशाला में जो मुकाबला होने वाला है वो पंजाब 11 और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होने वाला है। चलिए आज के इस मुकाबले पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विचित्र लगातार IPL मैचेस को कवर करते रहे। विचित्र, आज फिर धर्मशाला के लोगों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए आज फिर एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज पंजाब और राजस्थान आमने सामने होंगे धर्मशाला में। बिल्कुल बिल्कुल लाभो, देखिए वाकई में ये बहुत बड़ा रोमांच जो है वो आज फिर से यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि हमने 17 मई वाले मैच में देखा है कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जो दर्शक दीर्घाएं थी वहां पर भी जो है लोग खड़े होकर इनफैक्ट वहां पर मैच देख रहे थे। हालांकि वो जांच का विषय है कि आखिर जब सीटिंग प्लान जिस तरह से बनाया गया है, चेयर्स लगाई गई है, तो फिर लोग जो है वो खड़े होकर क्यों देख रहे थे, इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत रही, जो दर्शक आए हुए थे कि वो टिकट लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन आगे बहुत से लोग उनके खड़े हो चुके हैं, जबकि जो सीटें हैं वो सारी खड़ी हुई है और इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है टिकट पे और आगे से जो है वो लोग खड़े होकर मैच देख रहे हैं, उनको उसमें जो है ऑब्स्टैकल्स वहां पर आई है। चलिए ये तो रही बात दर्शकों की, जो कितना क्रेज रख रहे हैं इन IPL के मैचों को लेकर और खासतौर पर धर्मशाला में होने वाले इस स्टेडियम में मैच को देखने के लिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स और जो पंजाब किंग्स की टीम है। देखिए पंजाब किंग्स का ये अपना घरेलू ग्राउंड है और इसमें उम्मीद यही थी कि ये लोग जो है यहाँ पर मैच जीतेंगे, क्योंकि एक दशक के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और मैच में यहाँ इन लोगों ने और पहले ये खेलते रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक तिरसम हम ये जोड़कर देख रहे थे कि 17 मई को जब भी मैच हुआ है 2011 में या 2012 में, तो दोनों ही मैच जो है पंजाब किंग्स थे, लेकिन इस बार भी 17 मई को जो मैच हुआ था उसमें जो है वो किस तरह से हारे वो हम सबने देखा है।
तो ऐसे में जो है वो प्लेसमेंट भी यहाँ पर टूट गया था। आज अगर हम लोग इन दोनों टीमों के दरमियान अगर कुछ आंकड़े और कुछ फैक्ट्स देखें तो इसमें ये रहता है कि ये दोनों ही टीमें जो है वो 13 मैच खेल चुकी हैं और दोनों ही टीमें जो है वो अंक तालिका में भी 12वें नंबर पर में, दोनों के 12 अंक हैं और दोनों ने ही जो है वो 7 मैच हारे हैं, 6 मैच जो है वो जीते हैं। और लेकिन एक बड़ी बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स जो है वो क्योंकि अच्छी फॉर्म में चल रही है, जबकि पंजाब किंग्स जो है वो थोड़ा सा उसकी फॉर्म जो है वो राजस्थान रॉयल्स से थोड़ा कम नजर यहाँ पर आ रही है। और एक और मिस यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 25 मैच इन दोनों टीमों के दरमियान हो चुके हैं। अब तक जो है दोनों टीमें आईपीएल में 25 बार जो आमने सामने हो चुकी हैं। ऐसे में पलड़ा भारी जो है वो राजस्थान रॉयल्स का है, क्योंकि 14 मैच जो वो जीते हुए हैं और 11 मैच सिर्फ और सिर्फ ये पंजाब किंग्स ने जीते हैं। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प यहाँ पे ये रहने वाला है अबू की आज जो है कौन जो है यहाँ पर बाजी मारता है और कौन जो है वो फिर आगे की राह जो है वो अपने आसान करता है। तो इस पर बिल्कुल विचित्र राजस्थान रॉयल का पलड़ा जरूर भारी दिख रहा है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब अपने होम स्टेडियम पर यह मुकाबला खेलेगा। अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हम भी यही जोड़कर चल रहे थे, क्योंकि होम ग्राउंड है तो ठीक है, लेकिन होम ग्राउंड में अगर जिस तरह से 17 मई वाला मैच हारा वो भी कलेक्शन के होते हुए भी, जैसे कि हम पहले कह रहे हैं कि किसको चीजें जुड़ती नहीं है, चाहे वो किसी के लक के साथ जुड़े चाहे किसी की और को जुड़े, तो उसमें तो वो मैच हारे हैं। तो ऐसे में आप क्या दो राय है कि वो इस मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ, एक बात जरूर यहाँ पर देखने लायक है और उस पर हम भी ज्यादा फोकस करेंगे, वो ये है कि यहाँ पर अगर हम पिछले 7-8 मैचों में देखें, 8 मैचों में, तो 8 मैचों में जिसने भी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है वो टीम जो है वो जीती है, यानी मैक्सिमम बार जो है वो टीम जीती है, यानी 6 बार जो है वो टीम बैटिंग करने वाली ही जीती है और 2 बार जो है जिन्होंने स्कोर को चेज किया वो लोग जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जो है यहाँ फायदेमंद हो सकता है। टॉस इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आज के मैच में टॉस इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल उसी पे नजर है, टॉस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, 17 मई का मैच अगर हम लोग देखें तो 17 मई में मैच का टॉस जो है वो पंजाब किंग्स ने जीता था और पंजाब किंग्स तो शायद ये जानती थी कि पहले बैटिंग करने वालों को फायदा मिल सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला कुछ दूसरे तरीके से लिया, बड़े नया तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो विचित्र आज फिर एक बड़ा मुकाबला धर्मशाला के लोगों को देखने को मिलेगा और लोग इसी वजह से काफी ज्यादा उत्साहित हैं आज के मुकाबले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के मुकाबले पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में G20 समिट के दौरान जमीन पर सुरक्षा के लिए एनएसजी के कमांडो उतर चुके हैं, तो डल झील में दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो मार्कोस ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंदुस्तानियों की ये कमांडो फोर्स कई मामलों में अमेरिका की उस नेवी सील कमांडो से भी आगे है जिसने खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के घर में घुसकर उसे मारा था। खास रिपोर्ट देखिए। डल झील में बोट से ऐसी गश्ती कभी नहीं देखी गई। गश्त दिखी भी तो ऐसे जवान नहीं देखे गए। क्योंकि डल झील में गश्त कर रहे ये पुलिस सेना या अर्धसैनिक बल के जवान नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप कमांडो फोर्स में शामिल भारत के मरीन कमांडोज की टीम है, जिसे मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। मरीन कमांडो की टीम ने गुरुवार को डल झील की सुरक्षा की कमान थाम ली। जिससे यह तय हो गया कि पानी के रास्ते G20 समिट में खलल डालने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। हम आपको अमेरिका की नेवी सील कमांडो से भी कई मामलों में आके भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो की खासियत बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इन्हें डल झील में इसीलिए तैनात किया गया है क्योंकि 22 से 24 मई को श्रीनगर के जिस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 सम्मेलन होना है वो इसी डल झील के किनारे है। यही वजह है कि न सिर्फ डल झील को खूबसूरती से सजाया गया, संवारा गया,
बल्कि सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ अब यहां मार्कोस की भी तैनाती कर दी गई। अब जानिए कि आखिर मार्कोस के मोर्चा संभालने से क्यों उन आतंकियों और दुश्मनों का कलेजा कांप रहा होगा जो श्रीनगर में G20 समिट नहीं होने देना चाहते। इंडियन नेवी की स्पेशल कमांडो फोर्स है मार्कोस। कहा जाता है कि किसी भी मिशन को पल भर में अंजाम दे सकते हैं मार्कोस कमांडोज। जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर ऑपरेशन को दे सकते हैं अंजाम। कई मामलों में मार्कोस दुनिया की टॉप फोर्स अमेरिकी नेवी सील से बेहतर। नेवी सील और मार्कोस कमांडो कई बार संयुक्त रूप से कर चुके हैं अभ्यास। संयुक्त अभ्यास में कई मामलों में मार्कोस कमांडो नेवी सील से आगे दिखे। मार्कोस कमांडो को 3 साल सख्त ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि आम इंसान एक दिन भी नहीं टिक पाए। ट्रेनिंग के दौरान 30 किलो तक का वजन उठाकर कीचड़ में 800 मीटर की दौड़ लगानी होती है। जमा देने वाली बर्फ और गहरे समुद्र में भी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 8 से 10,000 मीटर तक की ऊंचाई से जंप कराया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान बरते जाने वाली सख्ती किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। कई जवान मार्कोस की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डल झील में तैनात जवानों की ताकत क्या है और क्या कोई इनके रहते किसी साजिश को अंजाम दे पाएगा। शब्बीर मीर, न्यूज़ 18, श्रीनगर।